जय हिंद। मैं आशीष सिंह एमकेसी परिवार में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और उसका नतीजा भी कल आपके सामने आ चुका है। आज हम देखेंगे कि आखिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्या बारीकियां हैं, क्या उन दोनों के बीच में संबंध है। आइए इसके विषय में हम लोग अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इन दोनों के बीच में समान रूप से क्या बारीकियां हैं, क्या जो डिफरेंसेस, उनके विषय में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब यूएस का इलेक्शन होता है तो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वहीं भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो समान रूप से उनके जो चुनने की प्रक्रिया होती है वो लगभग 1.5 साल पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। उसके अपने एक प्रोसीजर होते हैं, कई फेजेज होते हैं। इन फेजेस को हम लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं। जैसे पहले फेज में लिखा हुआ है प्राइमरी और कॉकस, सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, इसके बाद फिर आम चुनाव होते हैं और इसके बाद फिर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। अब इनमें थोड़ा पहले हमें समझने का प्रयास करना है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी क्या होता है, पार्टी के सदस्य चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी को चुनते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में जो भी पार्टी है, खास तौर पे देखा जाए तो 4 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीस पार्टी है और इसी प्रकार से ग्रीन पार्टी है। तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि जैसे हम 2 पार्टियों को पहले समझने का प्रयास करते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन को रखते हैं। मान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करना है राष्ट्रपति पोस्ट के लिए, तो उसमें क्या होगा कि उनके जितने भी पार्टी के सदस्य रहेंगे वह सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को यहां पर चुनेंगे। इसका मतलब यह है कि पार्टी राष्ट्रपति कैंडिडेट को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने के लिए बहुमत के साथ चुनती है। तो ये जो पहला प्रोसीजर होता है उसमें हम प्राइमरी कहते हैं। पार्टी के सदस्य चर्चाओं और मतदान के जरिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुनते हैं। कॉकस क्या होता है? कॉकस होता है कि जिसमें पार्टी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्टीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से सर्वसम्मति से चुनने का प्रयास करते हैं। तो पहले फेज में तो ये काम हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड फेज में आप देखेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी को चुनते हैं। मीन्स प्राइमरी और कॉकस के द्वारा जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुना जाएगा वह समान रूप से उपराष्ट्रपति को भी चुनने का प्रयास करे कि हमारे पार्टी से फला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होंगे। ये रिपब्लिकन के लिए भी है, डेमोक्रेटिक के लिए भी है, ग्रीन पार्टी के लिए भी है, पीस पार्टी के लिए, क्योंकि वहां की ये समान रूप से पार्टियां हैं। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति के अंतिम उम्मीदवार को चुनती है। इसका मतलब यह है कि जब ये उपराष्ट्रपति को चुनेंगे तो लास्ट में पार्टी अंतिम उम्मीदवार को चुन लेंगी, क्योंकि एक पार्टी में कई लोग भी खड़े हो सकते हैं, उसमें से कोई एक जीतेगा, उसी को समान रूप से प्रोजेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए तीसरा चरण है हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चूंकि अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है, जिसमें से 48 ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और 2 ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका से बहुत दूर हैं, जिसमें अलास्का और हवाई द्वीप का आपने नाम सुना होगा। यही चीज इसमें लिखा हुआ है। लोग एक ऐसे समूह के लिए वोट कर रहे होते हैं जिन्हें इलेक्टर कहा जाता है या इलेक्टोरल कहा जाता है। इलेक्टोरल ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि यही जो इलेक्टोरल होते हैं इनकी कुल संख्या 538 होती है, जिसमें 270 जो इलेक्टोरल पा जाते हैं वही कैंडिडेट विजित हो जाता है, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद आप देखेंगे इलेक्टोरल जो कॉलेज होते हैं, हर राज्य को संसद में उसके प्रतिनिधि के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल मिलते हैं। आम चुनाव के बाद इलेक्टोरल वोट डालता है और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। तो यहां पर आपको समझना है कि हमने बताया 538 है, जिसमें से 270 वोट को पाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे कि जो नेशनल कन्वेंशन होता है, नेशनल कन्वेंशन के विषय में थोड़ा हमें समझना है कि जब प्राइमरी कॉकस समान रूप से अपने नेताओं को चुन लेती है तो पार्टी के अलग अलग
जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होते हैं वह अपना अपना सम्मेलन करते हैं। जैसे रिपब्लिक पार्टी के जो प्रमुख व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में चुने गए थे, उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में नेशनल कन्वेंशन किया था। इसी प्रकार से आप देखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वह स्टार्टिंग में तो बाइडेन ही थे, लेकिन बाइडेन ने अपना स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कमला हैरिस को आगे बढ़ा दिया और कमला हैरिस ने शिकागो में अपना नेशनल कन्वेंशन किया था। इस कन्वेंशन में होता क्या है, जो मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दे को उठाया जाता है। जैसे कि 2-3 मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि कमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध को कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध के दहलीज पर खड़ा होगा। वहीं कमला हैरिस कहती हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो अपने बड़बोलेपन और कहीं ना कहीं जिन देशों के साथ हमारे सामरिक संबंध है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसी प्रकार से कमला हैरिस ने युवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विदेशी मूल जो समान रूप से, चूंकि वो भारतीय मूल की महिला हैं, उन्होंने कहा कि यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति पद को जीतते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम भारतवंशियों के लिए और एशियाई मूल के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। और अगर वह जीतती हैं तो जितना भी इतिहास अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसमें पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति का भी उनको एक खिताब के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से समान रूप से एक डिबेट चलता है और जिसका डिबेट अच्छा होता है, हेल्दी होता है, समान रूप से वहां की जनता उस पर विचार करती है। इसके बाद लिखा हुआ प्राइमरी एंड कॉकस। देखिए यहां पे समझ सकते हैं कि जो बैलेट होते हैं, कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, एसेट्रा, और भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इस समय का जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ कल, उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें सदस्यों की संख्या 8 थी, लेकिन 2 प्रमुख ऐसे सदस्य थे जिनको कहीं ना कहीं इलेक्टोरल कॉलेज से वोट मिले। इसलिए आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस महत्वपूर्ण रही। तो यहां पर भी आपको समझना है कि कुछ इस प्रकार से बैलेट होता है और वो अपने कैंडिडेट होते हैं। बैलेट में आप किसको जो है पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, वोटिंग होती है, जनरल इलेक्शन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है और जाहिर सी बात है कि जो 50 राज्य हैं उसको 2 प्रकार के हाउसेज में कन्वर्ट किया गया है। एक द सीनेट नाम से है और एक आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नाम से है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो यही इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं और इन्हीं के माध्यम से आप देखेंगे कि 538 एक सामान्य रूप से नंबर बनता है और उसमें 270 जो वोट पा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, वोटिंग कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, तो वो यूएस प्रेसिडेंट बन जाता है। आगे देखेंगे यहां पर आप देखें 2 व्यक्ति हैं, हैरिस एंड ट्रंप। हैरिस और ट्रंप के विषय में बातचीत करें तो कमला हैरिस जो अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं और इनकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है। इनकी पार्टी के जो सर्वमान्य नेता थे उनका नाम था जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप जी की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये 2 प्रमुख ऐसे चेहरे थे जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में थे। हालांकि मैंने बताया कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में 8 लोग समान रूप से खड़े थे, लेकिन इन दोनों को जो है ज्यादा चर्चा में रखा गया क्योंकि इनकी पार्टियां बड़ी हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, जाने पूरी प्रक्रिया। तो अब इंडिया की हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां पर एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि कल का जो रिजल्ट रहा उस रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप जी ने 295 इलेक्टोरल वोट के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जनता ने पूरा समर्थन किया और कमला हैरिस उप विजेता रही हैं। कमला हैरिस ने कहा कि हम वोटों का सम्मान करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हैं कि वो अमेरिका को आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे। वो युवाओं को, खास तौर पे बिजनेसमैन को और उस तबके को भी ध्यान देंगे जो कहीं ना कहीं विदेश से आकर के अमेरिका में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने संदेश में कहा। अब यहां पर देखिए होता है, लिखा कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है और भारत और अमेरिका की बात करें, अमेरिका विश्व का सबसे प्राचीनतम डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी दोनों में अपने अपनी एक महत्वताएं हैं। अमेरिका को इंटरनेशनल पुलिसमैन ऑफ कहा जाता है और उसका चुनाव कहीं ना कहीं विश्व भर के पॉलिटिकल स्थिति को कहीं ना कहीं मैनेज करता है।
इसलिए यहां पर भी आपको देखना है। वहीं भारत दुनिया का चूंकि सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और इसमें भी काफी हद तक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है मायने रखता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत में जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उसमें एक एनडीए है और दूसरा यूपीए है। हाल ही में आपने देखा होगा एक गठबंधन बना जिसे हम इंडिया गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को समान रूप से चुनाव में खड़ा किया गया और उनको लगभग 64% वोट के साथ भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर कमला हैरिस चुनी जाती तो वह अमेरिका की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति होती और द्रौपदी मुर्मू देश में चुनी गई तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मानी गई। लेकिन अगर नंबर में देखेंगे तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हमारे देश की वो हैं। अब यहां पर देखेंगे पूरी प्रक्रिया। राष्ट्रपति का पद भारत के गणतंत्र बनने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बनाया गया था। जब इसका संविधान लागू हुआ था तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता था, जिसमें भारत की संसद के दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? दोनों सदन का मतलब हो गया उच्च सदन और निम्न सदन। तो दोनों सदनों को समान रूप से इसमें शामिल होते थे तथा राज्य और क्षेत्र की विधानसभाएं, याद रखिए विधानसभाएं शामिल थी, ना कि विधान परिषद। विधानसभा इसमें लिखा हुआ है, जो सभी सीधे चुने जाते थे। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है यहां तो रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से पदभार संभालते हुए 14वें और मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। ये तो थोड़ा सा यहां पर फॉल्ट है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से जब पदभार को संभाले और 15वें राष्ट्रपति की जब बातचीत आई तो एनडीए गठबंधन ने अपने राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में मिसेस द्रौपदी मुर्मू को आगे बढ़ा दिया और मिसेस द्रौपदी मुर्मू लगभग 64% वोट के साथ भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। अब यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होने के लिए मुख्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब इसमें आप देखिए भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए, 35 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि वहां जिस प्रकार से राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, पार्टियां खुद प्रोजेक्ट करती हैं, सभी राजनेताओं के द्वारा या सभी नेताओं के द्वारा एक बहुमत नेता चुना जाता है। इसी प्रकार से भारत में भी आप देखेंगे कि भारत की जो पार्टियां हैं, जिसमें मैंने आपको एनडीए गठबंधन बताया, यूपीए गठबंधन बताया, इसी प्रकार से इंडी गठबंधन बताया और क्षेत्रीय पार्टियां भी तमाम तरह से हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि समान रूप से भारत में भी ये कल्चर है कि जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं उसी को समान रूप से वोट मिलता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आगे लिखा हुआ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी भारतीय राज्य की सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में लाभ के पद पर हो जो उक्त सरकारों के किसी विनिमय के अधीन हो। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, वो चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, यानी लोकल लेवल पर भी हो। यहां पर आगे देखेंगे फिर भी कुछ निश्चित पदधारकों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति है। ये है मौजूदा उपाध्यक्ष हो, किसी भी भारतीय राज्य का राज्यपाल हो, केंद्र या किसी भारतीय राज्य का मंत्री हो जैसे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। यहां पर कुछ एक्सेप्शनल है जिनको आपको समझना होगा। अगर वो जीतते हैं तो इस्तीफा लगा करके वो कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट पोस्ट को, अगर हारते हैं तो एक बार फिर से जो है अपनी पोस्ट को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रखेंगे, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखेंगे। अब इसके बाद आप देखें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तिथि उस सदन में अपनी सीट छोड़ दी गई मानी जानी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति को किसी अन्य लाभ का पद नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्रपति को बिना किराया दिए अपनी सरकारी आवास के उपभोग की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे ऐसे पारिश्रमिक, अनुदान और विशेषाधिकारों का हकदार होना चाहिए जैसे कि संसद द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाए। जब तक उस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक उसे ऐसे भुगतान, अनुदान, विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए जैसा कि द्वितीयक अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और अनुदानों में से उसके कार्यकाल के दौरान कोई कमी नहीं की जाएगी।
तो समान रूप से आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से बातें हैं। जब कार्यालय रिक्त हो, याद रखिए चुनावी प्रक्रिया, जब कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, याद रखिए एमपी जिसे हम पार्लियामेंटेरियन मेंबर कहते हैं, सभी भारतीय राज्यों की विधानसभाओं जिसे हम एमएलए कहते हैं, ये हकदार होते हैं चुनने के लिए। वहीं आप देखेंगे कि इसमें समान रूप से आप देखें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक व्यापक प्रक्रिया है, जिसे लोकसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते संविधान और संवैधानिक श्रेष्ठता वाले कानून, लोकतंत्र में कानून के शासन की रक्षा, सुरक्षा तथा सुरक्षा के कर्तव्यों के साथ एक गुप्त मतदान की प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय राज्य और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक व्यापक तरीके से चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए कम से कम 50 मतदान द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाताओं द्वारा सर्व समर्थक के रूप में प्रतिज्ञा की जाती है। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की सुरक्षा जमा करनी पड़ती है। यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का छठा हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है तो सुरक्षा जमा राशि जब्त हो सकती है। तो यहां पर भी आपको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करना है कि पार्टी एक किसी न किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करती है और प्रोजेक्ट करने के बाद उसमें जो है कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो प्रस्तावक हैं वो कहीं ना कहीं 50-50 होने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में देखा जाए तो उसको 4 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और यहां पर आप देखेंगे पूरा का पूरा दामोदार जो रहता है वह एमपी के हाथों में रहता है और एमएलए के हाथ में भी रहता है। वहां पर आप देखेंगे कि सामान्य रूप से 538 कहीं ना कहीं कुल वोटों की संख्या है, और यहां पर अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो लगभग 272 वोट अगर कोई भी कैंडिडेट प्राप्त कर लेता है तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, और वहां पर 270 अगर प्राप्त कर लेगा तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो चीज मैंने आपको बताया वही चीज इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं 295 इलेक्टोरल वोट के माध्यम से जीत चुके हैं। मैं अपने एमकेसी परिवार तथा अपने भारतवासी होने के नाते उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह दुनिया की अगर पहली अर्थव्यवस्था है तो हम भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अगर वो दुनिया के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र को लेकर चल रहे हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। और आइए हम साथ में चलते हैं। आपके यहां लगभग 70 लाख भारतीय लोग रहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय आपसे भी ज्यादा है अगर देखा जाए। तो आइए साथ में चलें, नवनिर्माण करें। यूएस और भारत कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे हमारे पास आर्थिक मंच हैं जिसमें यूएस भी हमारे साथ है, जिसमें क्वाड का नाम एक विशेष रूप से आता है। तो एक बार पुनः बधाई, और कमला हैरिस के लिए हम यही कहेंगे कि लगे रहिए हिंदुस्तानी। हार जीत को सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की भावना समझते हैं, बाकी जनमत जो भी हो उसको मानना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।